आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से नीट यूजी के रद्द होने से देश भर में जो हलचल मची है उसमें तो आपकी नजर होगी ही। तो आइए आज हम इस बात की तह तक जाते हैं कि आखिर क्यों भारत की इतनी बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा इंजीनियरिंग वाली जेईई के मुकाबले पेपर लीक का इतनी आसानी से शिकार हो जाती है। अब देखिए, महाराष्ट्र और राजस्थान में नीट यूजी पेपर लीक को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसने लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जेईई जैसी परीक्षा जो इतिहास में काफी सुरक्षित मानी जाती है वो अपनी जगह डटकर खड़ी रहती है, तो फिर नीट का सिस्टम इतनी जल्दी क्यों बिखर जाता है। भाग 1, 2 परीक्षाओं की कहानी। शुरुआत करते हैं इन दोनों टेस्टिंग सिस्टम्स के बेसिक स्ट्रक्चर को साइड बाय साइड रखकर। एक तरफ हमारे पास नीट है जो मेडिकल एडमिशंस के लिए एक बहुत ही विशाल ऑफलाइन पेन एंड पेपर टेस्ट है जिसे 13 अलग-अलग भाषाओं में करवाया जाता है, और दूसरी तरफ है जेईई मेन, इंजीनियरिंग के लिए एकदम सटीक कंप्यूटर आधारित एग्जाम। ये जो बुनियादी अंतर है ना, यही आगे चलकर सारी समस्याओं की जड़ बनता है। भाग 2, समस्या का पैमाना। अब ये टेस्टिंग फॉर्मेट्स कोई रैंडमली तो चुने नहीं गए हैं, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कैंडिडेट्स की गिनती। इस चार्ट पर जरा ध्यान दीजिए, ये नीट की सबसे बड़ी कमजोरी को साफ दर्शाता है। नीट में हर साल लगभग 23 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं, जो कि जेईई के 14 लाख कैंडिडेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा नंबर है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि किसी भी सिस्टम की नींव हिला सकती है। भाग 3, भौतिक प्रश्न पत्र की कमजोरियां। क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा है, इसलिए नीट पूरी तरह से ट्रेडिशनल फिजिकल टेस्टिंग पर निर्भर करता है, और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। एक फिजिकल पेपर के सफर को देखिए, प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर गाड़ियों में लटकर देश भर का सफर तय करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचना। इस पूरी चेन ऑफ कस्टडी में ऐसे ढेरों ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं जहां गड़बड़ी की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। इस बात को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है। उनका मानना है कि जब पेपर्स को फिजिकली पूरे देश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो चाहे आप कितनी भी टाइट सिक्योरिटी क्यों न लगा लें, लीक होने के पॉइंट्स बन ही जाते हैं। ये ऑफलाइन एग्जाम्स की वो कड़वी सच्चाई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके बिल्कुल उलट कंप्यूटर आधारित परीक्षण यानी सीबीटी को देखिए। वहां एक ऑटोमेटेड सिस्टम एक विशाल क्वेश्चन बैंक से सवाल चुनता है और देश भर के सभी सेंटर्स पर एक ही सेकंड में उन्हें अनलॉक कर देता है। ना फिजिकल ट्रांसपोर्ट का झंझट, ना ही रास्ते में चोरी होने का डर। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक होने के चांस लिटरली 0 हो जाते हैं। भाग 4, नॉर्मलाइजेशन की बाधा। तो अब आपके दिमाग में ये ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इतना ही सेफ है तो नीट को डायरेक्टली सीबीटी फॉर्मेट में स्विच क्यों नहीं कर देते। सुनने में तो ये बड़ा ही आसान सा फिक्स लगता है, लेकिन नीट को डिजिटल करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल रुकावट आती है। सबसे बड़ा हर्डल है सिस्टम की कैपेसिटी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पास एक शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख बच्चों का कंप्यूटर पर टेस्ट लेने का ही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब जरा हिसाब लगाइए, 23 लाख बच्चों का टेस्ट लेने के लिए नीट को कम से कम 15 शिफ्ट्स में बांटना पड़ेगा, जिसे पूरा होने में ही कई हफ्ते लग जाएंगे। और जब एग्जाम इतनी सारी शिफ्ट्स में होगा तो एक नया पंगा शुरू होता है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। देखिए, हर शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी अलग होती है, राइट? तो सभी बच्चों के साथ फेयर प्ले हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल बैलेंसिंग एक्ट है जिससे स्कोर को एक बराबर लेवल पर लाया जा सके। लेकिन यहाँ कैच ये है कि 15 से ज्यादा अलग अलग शिफ्ट्स के स्कोर्स को नॉर्मलाइज करना किसी स्टैटिस्टिकल नाइटमेयर से कम नहीं है। इसकी वजह से अक्सर नतीजों पर सवाल उठते हैं, कोर्ट केस होते हैं, और जैसा कि हमने हाल ही में नीट पीजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के दौरान देखा है, ऐसी चीजें पूरे एडमिशन प्रोसेस को लंबा अटका देती हैं। भाग 5, ऊंचे दांव भारी मांग। अब क्योंकि कैपेसिटी और नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्याओं की वजह से सिस्टम ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए मजबूर है, हमें उस मेन कारण की तरफ देखना होगा जो इन लीक्स के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेटर है। ये सारा असंतुलन सिर्फ एक नंबर पर आकर टिक जाता है, लगभग 1 लाख। जी हाँ, पूरे देश में 23 लाख उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीट्स ही अवेलेबल हैं। सप्लाई और डिमांड का ये कितना बड़ा गैप है, आप खुद समझ सकते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, ये जो मुट्ठी भर सीटें हैं ये भी प्रैक्टिकली आधी आधी बंटी हुई हैं। मतलब 50% सीटें सरकारी कॉलेजों के पास हैं और बाकी 50% प्राइवेट कॉलेजों के पास। ये डिवीजन इस मुकाबले को और भी ज्यादा अग्रेसिव बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी सीटें फीस के मामले में काफी अफोर्डेबल होती हैं, इसलिए उन्हें पाने की होड़ सबसे ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज में सीट चाहिए तो फीस आराम से करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। एक आम इंसान के लिए ये गैप पार कर पाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसी जमीन आसमान के फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से जो माहौल बनता है उसे अधिकारियों की भाषा में एक एक्सट्रीमली हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ जीत और हार के मायने बहुत बड़े हैं, और इसी प्रेशर में कुछ ऐसे बैड एक्टर्स हमेशा सिस्टम में मौजूद रहते हैं जो ऑफलाइन एग्जाम्स की इन फिजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक पैसे बहाने को तैयार रहते हैं, जो आखिर में हमें एक बहुत ही डीप और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब तक भारत अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी और स्टैटिस्टिकल